थे। किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स असल में भारत का जासूस है। उनकी पत्नी को भी ये नहीं पता था। एक तरफ वो भारत के लिए अपना फर्ज निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी काबिलियत से पाकिस्तानी अफसरों का भरोसा जीत रहे थे। उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि जल्द ही उन्हें तरक्की मिली और वो मेजर बना दिए गए। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना ये रॉ के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इस ओहदे ने उन्हें सेना के बड़े जनरलों और यहाँ तक कि ISI के अधिकारियों के बीच बैठने का मौका दे दिया। 1979 से 1983 तक का समय रविंद्र कौशिक का सुनहरा दौर था। वो रॉ को ऐसी खबरें भेज रहे थे जो किसी और के लिए नामुमकिन थी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी। उस वक्त डॉक्टर AQ खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। रविंद्र ने कहूता रिसर्च लैब्स और परमाणु हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी। इसके अलावा वो आर्मी की मूवमेंट की खबर देते थे। उनकी वजह से भारत ने कई बार पाकिस्तान के अचानक हमलों को रोका। राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली कई साजिशें उनकी वजह से नाकाम हुई, जिससे हजारों हिंदुस्तानी सैनिकों की जान बची। उनकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक और कीमती होती थीं कि जब ये रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। पाकिस्तान में रहते हुए वो 3 से 4 बार भारत भी आए थे। जब भी उन्हें आना होता, रॉ उन्हें पहले दुबई बुलाती और फिर वहां से भारत भेजती थी। अपने माता पिता को उन्होंने बता रखा था कि वो दुबई में काम करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। वो अक्सर अपने परिवार को चिट्ठियां भी लिखते थे। इस तरह खतरा उठाते हुए उन्हें पाकिस्तान में 8 साल हो गए थे। सितंबर 1983 रॉ को रविंद्र तक कुछ जरूरी संदेश पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने एक नए और कम तजुर्बे वाले एजेंट को चुना, जिसका नाम था इनायत मसीह। जैसे ही इनायत पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नजर उस पर पड़ गई। इनायत मसीह को पकड़ लिया गया। सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में उस पर बेहद टॉर्चर किया गया। वो टूट गया। दर्द के मारे उसने उगल दिया कि वो एक बड़े एजेंट से मिलने आया है जो पाकिस्तान आर्मी में है। इनायत ने बता दिया कि मेजर नबी अहमद असल में रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक हैं। पहले तो पाकिस्तानी अफसरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि नबी का पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है, जिससे उनका शक गहरा हो गया। क्योंकि रविंद्र एक मेजर थे, उन्हें बिना सबूत के पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया गया। इनायत ने रविंद्र को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। रविंद्र को इस साजिश का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो वहां चले गए। जैसे ही दोनों ने बात शुरू की, वहां छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने देख लिया कि इनायत सच बोल रहा था। उन्होंने रविंद्र को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियालकोट ले जाया गया। वहां उनके साथ जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 2 साल तक 1983 से 1985 तक उन्हें लगातार टॉर्चर किया गया। 2 साल तक टॉर्चर इतना बुरा था कि उन्हें लगने लगा इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ISI जानना चाहती थी कि उन्होंने क्या क्या जानकारी लीक की है, उनके नेटवर्क में और कौन है। लेकिन रविंद्र कौशिक टूटे नहीं। उन्हें यह भी ऑफर दिया गया कि अगर वो भारतीय फौज से जुड़ी सीक्रेट्स बताएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने सारे राज अपने सीने में दबाए रखे। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। मौत टल गई, लेकिन जो जिंदगी मिली वो मौत से भी बदतर थी। अगले 16 साल तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रहे। जेल के हालात बहुत खराब थे। एक छोटी सी कोठरी, खराब खाना और बीमारी। उन्हें टीबी हो गया और दिल की बीमारी भी हो गई। लेकिन इससे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि उनका अपना देश, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो सरकार कह देती है हम इस आदमी को नहीं जानते। भारत सरकार ने भी यही किया। रविंद्र कौशिक को आधिकारिक तौर पर अपना मानने से मना कर दिया गया, लेकिन रविंद्र ने हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने चुपके से अपने घर वालों को चिट्ठियां लिखी और तब उनके परिवार को पहली बार पता चला कि वो दुबई में जॉब नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान में एक जासूस थे। इन चिट्ठियों में एक टूटे हुए दिल का दर्द था। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उनके परिवार ने भारत सरकार से बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रविंद्र 18 साल तक वो जेल में सड़ते रहे। उन्होंने एक और खत में लिखा कि अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट जाता। अमेरिका या इजराइल अपने एजेंट्स को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, कैदियों की अदला बदली करते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक के लिए कोई डील नहीं हुई। वो वहीं सड़ते रहे। 21 नवंबर 2001 ठंड का मौसम था। मियां वाली जेल की ठंडी दीवारों के बीच द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गई। टीबी और हार्ट फेलियर ने उनकी जान ले ली। वो सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत पर कोई सलामी नहीं दी गई, कोई तिरंगा उनके जिस्म पर नहीं ओढ़ाया गया। उन्हें जेल के पीछे एक गंदे से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। आज वहां शायद कोई निशान भी नहीं होगा कि वहां भारत का सबसे बड़ा जासूस सोया हुआ है। पीछे रह गया उनका परिवार। जयपुर में उनके पिता अपने बेटे के इंतजार में ही गुजर गए। उनकी माँ आमला देवी आखिरी सांस तक लड़ती रही। वो प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखती रही, बस एक उम्मीद में कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। 2006 में वो भी अपने बेटे से मिले बिना दुनिया छोड़ गई। काफी संघर्ष के बाद
सरकार ने परिवार को नाम मात्र की पेंशन दी। उनके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, बस वो इतना चाहते हैं कि सरकार रविंद्र के काम को स्वीकार करे। उन्होंने पूछा कि जब फौजियों को इतना सम्मान मिलता है तो सब कुछ छोड़कर दुश्मन के देश में काम करने वाले जासूसों को क्यों नहीं? लेकिन सच यही है कि पकड़े जाने के बाद जासूस का कोई देश नहीं होता। वो जिस देश के लिए जान देता है उसे उस देश की पहचान तक नहीं मिलती। रविंद्र कौशिक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी हिम्मत और उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में